अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी खबर तो ये है कि वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर अडयाला जेल पहुंच गए हैं और इमरान खान से मिलने आए हैं। इस पर बात करेंगे। फिर सेनेट के इंतखाबात के हवाले से अब तक कितने उम्मीदवार कौन कौन से आए हैं और कौन सा किस पार्टी का वफादार, कौन सा खिदमतगार, कौन सा राब्ताकार और कौन सा सहूलतकार है। ये हमारी सियासी पार्टियों की कैटेगरीज हैं। मैं कोशिश करूंगा कि स्पेसिफाई करूं कि किस पार्टी से कौन सा बंदा है और वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। फिर हम बात करेंगे कि शानदाना गुलजार ने एक बड़ा ख़तरनाक ट्वीट किया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और फिर पोलियो के मुहिम में क्यों केपीके को इग्नोर किया जा रहा है। टाइम बचा तो मैं IMF के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं उसमें काफ़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं जिसमें मैं पब्लिक को वार्न करूँगा कि फ़लाँ चीज़ के लिए आप तैयार हो जाएँ। उस पर बात करेंगे। अगर वक्त बचा तो इसी व्लॉग में, नहीं तो IMF का अलग करना पड़ेगा। बात शुरू करते हैं अली अमीन गंडापुर से। अली अमीन गंडापुर इस वक्त जो है अडयाला जेल पहुंच चुके हैं और अच्छी बात उन्होंने ये किया कि वो बगैर प्रोटोकॉल के आए हैं। अगर वो पूरा लौ लश्कर लेके आते तो उन्हें रोक तो कोई नहीं सकता था, लेकिन वो जो एक सादगी की बात इमरान खान करते थे, एक तो उस पर हरफा था कि देखें जी इतना बड़ा प्रोटोकॉल लेके फिर रहे हैं और कहते हैं जी सादा हुकूमत होनी चाहिए, और तनकीद करते हैं शहबाज शरीफ और मरियम के प्रोटोकॉल पे। तो इनका अपना चीफ मिनिस्टर वो इतना लंबा प्रोटोकॉल लेके चल रहा है। एक तो बात ये अच्छी हुई है। दूसरी, आपको याद होगा कि जब खालिद खुर्शीद KPK में थे, PTI के चीफ मिनिस्टर, गिलगित बल्तिस्तान में जब चीफ मिनिस्टर थे PTI के, तो वो जब लौ लश्कर लेके आते थे तो उन पंजाब पुलिस और बाकी उनके साथ उनका वो एक आमने सामने फोर्सेज के आने का मसला होता था। तो वो भी अच्छा हुआ कि अगर इस तरह का होता तो अडयाला जेल में अगर रास्ते में ज़ाहिर है इतनी जगह सिक्योरिटी चेकिंग और सारे मामलात हैं, और फिर जिस तरह कहा गया है कि दहशतगर्दी का हमला है अडयाला जेल में, तो मैं भी रोका जाता तो कहीं हल्का सा भी कोई इंसिडेंट हो जाता तो उसका फिर मीडिया पे उसका बहुत बड़ा होना था मसला, और फिर दोनों पार्टियों ने अपने अपने ना का मसला बना लेना था। तो ठीक किया उन्होंने। अब होगा क्या, इमरान खान से जब मिलेंगे तो यकीनन वो उनसे पूछेंगे कि तुम मिले हो, ठीक है, लेकिन किसकी इजाज़त से मिले हो। पहले तो डांट डपट होगी अली अमीन गंडापुर की, जिसकी बात बाहर निकलना बहुत कम है, क्योंकि ये 1 to 1 मुलाकात होगी। बहुत कम इम्कान है कि कोई और भी इसमें मौजूद हो, और 1 to 1 मुलाकात में या तो वो फरिश्ते सुनने वाले होते हैं, वही फरिश्ते जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, पिंडी वाले, उनके लोग होते हैं। अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट का स्टाफ या बस सुपरिटेंडेंट के स्टाफ के रूप में वो हमारे खलाई मखलूक पिंडी बॉयज़ के लोग होते हैं, हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोग होते हैं, वो सुनते हैं। या मैं भी उन्होंने मेहरबानी की तो थोड़े वक्त के लिए उन्हें 1 to 1 अकेले में तन्हाई में बात करने दें। तो मुझे पूरा यकीन है कि इमरान खान ज़रूर उन्हें डांटेंगे भी, शाबाशी भी देंगे और तसल्ली भी देंगे, गाइडलाइन भी देंगे। उनकी मुलाकात एक बड़े की, अपने एक बरखुरदार की, और एक वो बंदा जिसको पता है कि मैं इस बंदे के नाम पे, इस बंदे के सिर्फ इस बंदे की वजह से मुझे वोट मिले हैं, वरना बड़े बड़े उम्मीदवार थे और बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज थी और बाकी प्रोविंसेस में भी लोग थे, लेकिन KPK के लोगों को शाबाश के उन्होंने इमरान खान के नाम की लाज रखी और वहाँ भारी अक्सरियत से जितवाया, और फिर इमरान खान की मेहरबानी के अली अमीन गंडापुर का नाम फाइनल कर दिया। हालांकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा थी। अब वो शहबाज शरीफ से मिल के आए हैं, ऑब्वियसली वो कहेंगे कि हमारे पैसों का मसला है, पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं गवर्नमेंट वहाँ चलाऊंगा कैसे। तो इमरान खान ने उन्हें ये तो कहेंगे कि तुम्हें मिलना चाहिए था, या मिले हो तो ठीक मिले हो, लेकिन कुछ डिसिप्लिन का ख्याल रखना कि पार्टी से मशावरत किया करो, जाने से पहले पार्टी से पूछ लिया करो। मुझे रोज़ाना बैरिस्टर गोहर, दूसरे जितने मेरे वकला हैं मुझे मिलते हैं, उनके ज़रिए तुम मैसेजिंग कर सकते हो। फिर बतौर चीफ मिनिस्टर एक सूबे के तुम आज मिलने आ गए हो, उस बाद तवातर से तुम मुझे मिलने आ सकते हो और मुझसे इंस्ट्रक्शंस ले सकते हो, हदायत ले सकते हो, क्योंकि अब तुम वो एक वाहिद ऐसा मोहरा हो PTI का जो अगर कामयाबी से आप उसे इस्तेमाल करें PTI वाले, तो बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है इससे, KPK की चीफ मिनिस्टरशिप से। एक बात। दूसरी, वहाँ आपकी गवर्नमेंट है, फिर वहाँ ख़वातीन की नशिस्तों का मामला है, फिर और वहाँ आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह आपके बंदे तोड़ने की, ख़रीदने की, या अगर कोई बैक स्टैबिंग वहाँ कोई इस तरह का सिलसिला चल पड़े, तो वो इमरान खान वो भी वार्न करेंगे कि तुम्हें उस हवाले से भी वाचफुल रहना होगा। और क्योंकि नंबर्स बेशक जनरल इलेक्शन में बहुत डिफरेंट था, 95 शायद PTI वाले जीत गए थे और बाकियों के पास 20-22 सीटें थी, लेकिन अब ख़वातीन की नशिस्तें जब जिस तरह तकरीबन 50-60 जो हैं उनको दे दी गई हैं, तो वो नंबर्स काफ़ी करीब ले गए हैं अपने, क्योंकि MNA MPA होता है, चाहे वो मखसूस नशिस्त से आए या डायरेक्ट जीत के आए, या टेक्नोक्रेट की सीट पे आए या माइनॉरिटीज की सीट पे आए, उसका एक ही वोट है सबका, ठीक है। उसका उनका वजन डिफरेंट इस सेंस में होता है कि जीते हुए के पीछे पब्लिक होती है, हल्का होता है और उसको वहाँ हल्के को वो जवाबदेह होता है, लेकिन जो पार्टी का टिकट लेके आता है वो तो सिर्फ या पार्टी का वफादार होता है, या पार्टी लीडरशिप का खिदमतगार होता है, या उनका सहूलतकार होता है, या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ताकार होता है। ये मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जो हमारी मुस्लिम लीग नून ने पिछले 30-35-40 सालों में इंट्रोड्यूस कराई हैं।
तो यकीनन इस पे बात होगी। अब देखते हैं कि वो मुलाकात के बाद बाहर निकल के मीडिया से क्या गुफ्तगू करते हैं। जब वो मीडिया से बात करेंगे तो फिर मैं अपने अगले व्लॉग में उस पर बात करूंगा। अभी चलते हैं सेनेट के इलेक्शन की तरफ। सेनेट के इलेक्शन में अब तक जो उम्मीदवार सामने आए हैं मुस्लिम लीग नून के और पीटीआई के, उन पे बात करेंगे। और मुस्लिम लीग नून के परवेज रशीद साहब का टिकट फाइनल हो गया जनाब पंजाब से, बहुत अच्छी बात है। परवेज रशीद उनके बहुत वफादार कैटेगरी में आते हैं ये, लेकिन उनका मसला होगा कि वो तो उस्ताद हैं और उनकी शागिर्दे खास हैं मरियम नवाज, तो वो तो फिर फुटबॉल बने रहेंगे लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान, क्योंकि सेनेट का इजलास तो अब लाहौर नहीं तलब किया जा सकता रोज़ रोज़ परवेज रशीद साहब के लिए। उन्होंने वहाँ भी मुस्तकिल हर इजलास में बैठना है मरियम नवाज के साथ और उसकी रहनुमाई करनी है, उसको एक एक बात का, एक एक फ़िक्रे का और एक एक पब्लिक अपीयरेंस का बताना है कि कल आपने पब्लिक के सामने या मीडिया के सामने आना है तो क्या बात करनी है, क्या तकरीर करनी है, क्या फ़िक्रा बोलना है, क्या नहीं बोलना, किस क्वेश्चन को किस तरह डिफेंड करना है, और ये सारी रहनुमाई उन्होंने करनी होती है। और वो इजलासों में बैठते हैं, उन इजलासों में भी जहाँ उनके बैठने की ज़रूरत नहीं होती, तो वो इस हद तक उनके ख़तरनाक किस्म के हर वक्त साथ रहने वाले उस्ताद हैं। तो सेनेट के इजलास में तो मेरे ख्याल में सिर्फ सेनेट की तनख्वाहें लेंगे, बाकी तो शायद यहाँ उनकी ज़िम्मेदारी इतनी ना हो, क्योंकि सेनेट में वफाक की सतह पे वैसे भी जो लड़ाई है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप 2, 2 नंबर ग्रुप जो है शहबाज शरीफ साहब वाला, उसकी लड़ाई है मरकज़ में। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप 1 जो नवाज शरीफ साहब का अपना ग्रुप है वो तो लाहौर में ही है और वहाँ बैठेंगे। ये सिर्फ तनख्वाहें लगी हैं परवेज रशीद साहब की आंदा 6 साल के लिए। फिर दूसरे हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, इनके कागजात नामजदगी दाखिल तो कराए हैं परवेज रशीद साहब ने, और अब ये भी कुदरत का करिश्मा देखें कि ये सहूलतकार की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन क्योंकि इनका रमदे ख़ानदान से भी रिश्तेदारी है तो मैं भी ये मियाँ साहब की वफादारी का भी हल्फ उठा लें मियाँ बिरादरान का, तो शायद ये सहूलतकार मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सहूलतकार के साथ साथ अब ये इनके वफादारों की लिस्ट में भी आ जाएं। लेकिन क्योंकि पहले SBL में रहे हैं और HBL में यकीनन बैंकिंग सेक्टर में थे तो उन्होंने ज़रूर सहूलतकारी की होगी, पहले भी, आइंदा भी करेंगे। और जिस तरह की अब तक की उनकी अपीयरेंस है, लग रहा है कि ये बड़ी खुल खुला के उनकी सहूलतकारी करेंगे अपने शहबाज शरीफ साहब की और नवाज शरीफ साहब की। फिर उम्मीदवार हैं जनाब तलाल चौधरी साहब। तलाल चौधरी साहब वफादार की कैटेगरी में आते हैं। ये कभी मुस्लिम लीग काफ के और चौधरी परवेज अली शुजात साहब की गाड़ी के आगे धमालें डालते थे और डांस करते थे, भंगड़ा डालते थे, उनके वफादार थे। लेकिन आजकल इन्होंने वफादारी अपनी उधर बेची हुई है मियाँ साहब के साथ। और पिछले इलेक्शन में जब टिकटों की बात थी तो इन्होंने सीधी सीधी आंखें निकाल दी थी पार्टी लीडरशिप को, और उन्होंने काफ़ी खुल खुला के रजिस्ट किया था कि टिकट मुझे मिलना चाहिए, नवाब शेर वसीर को नहीं मिलना चाहिए, जो PTI के लोटे थे इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद में काम आए थे। तो शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग के दौरान रोक के बता दिया था नवाज शरीफ को कि जनाब हम नवाब शेर वसीर से वादा कर चुके हैं, क्योंकि वो हमारी खातिर लोटा बने हैं। अगर वो लोटे ना बनते तो आज आप यहाँ ना बैठे होते, आप लंदन में होते भाईजान, और मैं भी यहाँ ना होता, हम दोनों जेल में होते और मैं हुकूमत में भी ना होता। ये वाजे कर दिया था शहबाज शरीफ साहब ने तलाल चौधरी की बात को रोक के, और नवाब शेर वसीर को इंटरव्यू भी नहीं देना पड़ा था, आगे बात भी नहीं करनी पड़ी थी क्योंकि टिकट कंफर्म हो गया था। लेकिन अच्छा हुआ तलाल चौधरी के हक में कि नवाब शेर वसीर की से अगर टिकट ले भी लेते, इलेक्शन लड़ते, जहाँ फैसलाबाद की बाकी सारी की सारी 100% सीटें हैं PTI जीत चुकी है और मुस्लिम लीग नून हार चुकी है। अब ज़रा रिकाउंटिंग का सिलसिला शुरू है, उसमें तनासब डिफरेंट हो जाएगा, जो कि मैंडेट चोरी है किस्म की, लेकिन पब्लिक से तो हार चुके हैं। अगर तलाल चौधरी उस वक्त टिकट ले भी लेते, खड़े हो भी जाते, तो हार चुके होते और आज सेनेट के टिकट भी मांगने के काबिल ना होते। जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब या बाकी जो वहाँ से आ रहे हुए हैं वो सेनेट का टिकट मांगने की पोजीशन में नहीं है। तो तलाल चौधरी साहब के लिए तो अच्छा हो गया कि नवाब शेर वसीर का भी आइंदा के लिए कला कमा हो गया उस हल्के में, अब दोबारा वहाँ वो खड़े होने की पोजीशन में नहीं रहे, और इनको सेनेट का टिकट भी मिल गया। 6 साल की इनकी तनख्वाहें, मराहत और वो सारा कुछ, किसी स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी बन जाएंगे और वो प्रोटोकॉल और मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बराबर स्टेटस भी मिल जाएगा, और फिर अच्छे के अच्छे भी रहेंगे। तो ये वफादार तो हैं ही, खिदमतगार भी हैं। आगे आते हैं जनाब मुस्तफ़ा रमदे। अगर ये मुस्तफ़ा रमदे एडवोकेट हैं तो फिर ये सहूलतकार ही नहीं, ये सहूलतकार ख़ानदान से हैं। जस्टिस रमदे हो गए या जनरल रमदे हो गए, ये पूरा रमदे ख़ानदान, और फिर अब औरंगज़ेब साहब का भी रमदे ख़ानदान से ताल्लुक़ है जो वज़ीर ख़जाना है। तो ये पूरा ख़ानदान ही खैर से सहूलतकार और वफ़ादार मियाँ बिरादरान का, तो इसलिए उनका तो हक़ बनता था भाई। फिर आगे डॉक्टर सईद इलाही हैं, ये वो रेड क्रिसेंट हलाल अहमर वाले हैं, ये वफ़ादार में हैं, मुस्लिम लीग नून के पुराने हैं और अच्छे संजीदा आदमी हैं, ये एक अच्छा इजाफा होगा सेनेट में। फिर नासिर भट्ट साहब हैं, वही लंदन वाले जो खिदमतगार नहीं, उन्हें अगर मुस्लिम लीग नून में कोई खिदमतगार आला का ओहदा हो तो इनका कंपटीशन मरियम औरंगज़ेब से हो सकता है, क्योंकि वो भी खिदमतगार आला हैं मियाँ बिरादरान की, मियाँ ख़ानदान की। ये भी नासिर भट्ट साहब भी खिदमतगार आला हैं।
तो इन्हें उस खिदमत का मुआवजा मिला है कि लंदन में जब भी मियाँ साहब जाते थे तो एयरपोर्ट पे एक ज़ुबैर गुल और दूसरे नासिर भट्ट, ये दोनों तशरीफ़ लाते थे उन्हें रिसीव करने के लिए। ज़ुबैर गुल साहब क्योंकि पिछली दफ़ा जब गवर्नमेंट में थे मियाँ साहब, तो उस वक्त वो ओवरसीज़ के कमीशन के चेयरमैन बन के उन्होंने अपनी खिदमत का वसूल कर लिया था सिला। नासिर भट्ट साहब क्योंकि बहुत थिक एंड थिन में रहे पिछले अरसे में, स्पेशली अरशद शरीफ के कत्ल के बाद जब जिस तरह तस्नीम शाह साहब ने इन पे इल्ज़ाम लगाया और फिर इन पे काफ़ी सख्ती आई। इसके अलावा लंदन में जितने मुजाहरे हुए, चाहे वो शायान अली ने किए या PTI वालों ने किए मियाँ साहब के घर के बाहर, वहाँ जितनी दफ़ा भी इनका मसला बना और इनकी लड़ाइयाँ और नोक झोंक और वो हुआ, मैन हैंडिंग हुई, नासिर भट्ट साहब थे वहाँ आगे मियाँ साहब को और हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ को डिफेंड करने वाले और इसहाक डार को वहाँ डिफेंड करने वाले, और वहाँ उन लोगों से, क्योंकि लंदन में और इन मगरबी ममालिक में आप किसी को टच नहीं कर सकते फिजिकली, लेकिन मुंह से आप जो मर्जी है उसको कह दें। तो वहाँ लोगों ने मुंह से वो अल्फाज कह दिए जो शायद हम उनका जिक्र भी नहीं कर सकते। तो वो सारा जो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे वो नासिर भट्ट साहब थे। और नासिर भट्ट साहब ने पहले टिकट लेने की भी कोशिश की, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की, वहाँ वो इग्नोर हुए, लेकिन अब वो इन्हें सेनेट का टिकट मिल गया। तो यकीनन ये अब मुस्तकिल वहाँ खिदमतगार भी होंगे, वफादार भी होंगे, फिर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के मुखबर भी होंगे शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए। तो कोई पता नहीं इन्हें कोई वजारत भी दे दी जाए, क्योंकि खिदमत तो उन्होंने बहुत किया है मियाँ बिरादरान की। और मरियम औरंगज़ेब साहब के साथ इनका मुकाबला खिदमतगार आला का है, लेकिन क्योंकि दोनों पिंडी से हैं और खिदमतगार आला के मुकाबले में इनका मसला इस तरह बच जाएगा कि मरियम लाहौर शिफ्ट हो गई हैं, वो मुस्तकिल मरियम नवाज़ की खिदमतगार आला बन गई हैं मरियम औरंगज़ेब। इसलिए नासिर भट्ट साहब इस्लामाबाद में होंगे तो इनका उस तरह का टसल नहीं होगी, दोनों अपने अपने उसमें रहेंगे। लेकिन खिदमतगार आला मरियम औरंगज़ेब के बारे में अब जिस तरह PTI के एक एक बंदे पे शक का इजहार किया जा रहा है, इसी तरह शक का इजहार करने वाले तो कहीं भी कर सकते हैं। वो ये भी कर सकते हैं कि मरियम औरंगज़ेब फेडरल में जब थी तो अब वो प्रोविंस में क्यों गई हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन जो होते हैं वो तो प्रोविंस से लोकल मेंबर, यूनियन काउंसिल से, ज़िला काउंसिल से ऊपर प्रोविंशियल असेंबली से कौमी असेंबली और सेनेट ऊपर जाते हैं। तो ये ऊपर से नीचे क्यों आई हैं? कहीं ये भी किसी की मुखबर आला तो नहीं है? नहीं हो, देखें आने वाले दिनों में ये रिवाज अगर चल पड़ा है PTI के हवाले से कि एक एक बंदे पे अपने क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो मुस्लिम लीग नून वालों पे भी तो क्वेश्चन मार्क लग सकता है ना, उन्हें भी रिवर्स लाया जा सकता है कि क्या मामला है। फिर इन टिकटों में इसहाक डार साहब को इस्लामाबाद से टिकट मिल गई है और वो दोनों भी मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दोनों के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। एक इस्लामाबाद से, दूसरे हैं राना महमूद हसन। अभी तक उनकी डिटेल सामने नहीं आई, लेकिन अगर ये फैसलाबाद वाले राना महमूद हसन है तो ये अच्छी मूव है उस तरह से। लेकिन फैसलाबाद वालों को भी समझ जाना चाहिए कि उन्होंने अगर सारे वहाँ PTI वाले जितवा दिए थे तो अब पूरा जोर लगा रही है मुस्लिम लीग कि फैसलाबाद में हमारे पाँव जम जाएँ। इससे पहले भी एक दो उम्मीदवार फैसलाबाद से सामने आए हैं, अब ये राना महमूद हसन अगर वही हैं तो, लेकिन अगर ये इस्लामाबाद में एक राना महमूद हसन होते हैं, अगर ये वो हैं तो वो शायद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। लेकिन 2 दिनों में, कल तक ये बात सामने आ जाएगी। एक और तगड़े उम्मीदवार मोहसिन नकवी साहब, आपको पता है ये किन के बंदे हैं? पिंडी वालों के बंदे हैं, पाकिस्तान अस्करी पार्टी, पाप, ये पाप के पाप है। तो पाप के हैं, इन्हें राब्ताकार भी आप कहेंगे, सहूलतकार भी कहेंगे, क्योंकि जो मियाँ साहब की डील कराई थी अपने आसिम मुनीर साहब से, मोहसिन नकवी साहब ने कराई थी और मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने। और खूबसूरती देखें कि जब ये पंजाब असम्बली में वहाँ गए हैं कागजात नामजदगी के लिए, तो इन्हें रिसीव करने बाहर कौन आया है? स्पीकर कौमी असम्बली। क्योंकि अब ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने रवाज डाल दिया है कि पिंडी से कोई, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, उनका कोई राब्ताकार आए या कोई एहलकार आए या अहलमद आए, बाहर निकल के, ऑफिस से बाहर निकल के उसे रिसीव करना है और सलूट भी मारना है। इतला नहीं मिली कि मलिक अहमद खान साहब ने सलूट मोहसिन नकवी साहब को मारा है या नहीं मारा, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने अगले रोज़ आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब को सलूट मारा था। लेकिन वो अगर सलूट ना भी मारे तो कोई हर्ज नहीं है, इसलिए क्योंकि दोनों राब्ताकार हैं। मोहसिन नकवी साहब का भी अपना रोल है मियाँ साहब की डील कराने में, लंदन डील कराने में, और मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब का उससे भी ज़्यादा है, क्योंकि बात उन्होंने शुरू की थी, मोहसिन नकवी साहब ने उसे आगे बढ़ाया और फिर दोनों ने मिलकर ये पूरी की। मलिक मोहम्मद अहमद खान स्पीकर कौमी असम्बली, राब्ताकार हमारे आसिम मुनीर साहब मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के राब्ताकार, उन्होंने बाहर निकल कर दूसरे राब्ताकार मोहसिन नकवी साहब को रिसीव किया, फिर उनके कागजात नामजदगी वहाँ जमा कराए गए। अब देखें उन्हें तजवीज़ कुनंदा कौन है और तायद कुनंदा कौन है, ये भी दिलचस्प है। तजवीज़ कुनंदा शाफी हुसैन है, ये मुस्लिम लीग काफ वाले चौधरी शुजात हुसैन साहब के साहबजादे, रिश्तेदार भी हैं मोहसिन नकवी साहब के, तो उनका हक तो बनता था, लेकिन उनका ही नहीं, उनकी पूरी मुस्लिम लीग काफ का ही ताल्लुक पाकिस्तान अस्करी पार्टी से है। इसलिए तजवीज़ कुनंदा शाफी हुसैन पाकिस्तान अस्करी पार्टी के राब्ताकार, तायद कुनंदा ख्वाजा इमरान नज़ीर, ये मुस्लिम लीग नून के हैं। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि ये मोहसिन नकवी साहब के ज़ाती दोस्त हैं या इनका भी ताल्लुक बैक एंड से पाकिस्तान अस्करी पार्टी से ही है। फिर दूसरे, उन्होंने 2 कागजात नामजदगी जमा कराए हैं मोहसिन नकवी साहब ने,
अब देखें इनका, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वालों का, कि ये जो अपना बंदा कहीं भेजते हैं तो पूरा काम पक्का, बंदोबस्त पक्का करते हैं। ये पीटीआई वालों की तरह कच्चा काम नहीं करते कि देखे नहीं आपने कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहाँ वो फिट होती है, कहाँ नहीं होती, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन कहाँ फिट होती है, नहीं होती, शेरानी ग्रुप होता है, नहीं होता, ऐसे ही आंखें बंद करके चल पड़ते हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि वो ये सारे काम, ये सारी प्लानिंग्स 24/7 365 डेज आपके लिए, हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की और दिफाई सरहदों की हिफाजत के लिए सरंजाम देते हैं। लेकिन उन काम बज़ाहिर तो वो है, लेकिन ये दूसरा काम भी करते हैं ना, सियासी भी। तो इस सारे काम की तनख्वाह लेते हैं, आपके, मेरे और हम सब के टैक्सों से जमा किए हुए कौमी ख़जाने से तनख्वाह लेते हैं। तो जब तनख्वाह सरकार दे रही हो तो फिर इस तरह के सारे बंदोबस्त पक्के हो जाते हैं। जबकि पीटीआई, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, जितनी सियासी पार्टियां हैं वो बेचारे सारे तो अपनी जेब से, जो हुकूमत में नहीं है या जिन्हें खाने की आदत नहीं है, वो तो अपनी जेब से खर्च करके देते हैं। तो वो इतना पक्का बंदोबस्त नहीं कर सकते। ये कर सकते हैं जिनका खर्चा आपने, मैंने और हमारे टैक्सों की मनी ने उठाया हुआ है। इन्होंने 2 कागजात नामजदगी मोहसिन नकवी साहब ने दाखिल कराए हैं कि कहीं कोई एतराज़ ना हो जाए एक पे तो नाकाम ना हो जाए, कहीं मुस्तरद ना हो जाए कागज़। दूसरे कागजात नामजदगी जनाब तजवीज़ कुनंदा उस पर शाफी हुसैन है और तायद कुनंदा अली हैदर गिलानी है, पीपल्स पार्टी वाले। पीपल्स पार्टी वालों ने कहा कि ख्वाजा इमरान नज़ीर अगर एक जगह तायद कुनंदा है उनके, तो हम पीछे ना रह जाएं, कहीं हमारे पिंडी वाले नाराज़ ना हो जाएं। उन्होंने भी अपना एक तायद कुनंदा पेश कर दिया, अली हैदर गिलानी, उन्होंने भी वहाँ जाके साइन कर दिए। तो इससे तो अब उंगली उठेगी गिलानी ख़ानदान पे भी, आपके भी बज़ाहिर आप पीपल्स पार्टी के हैं लेकिन पीछे शायद आप पाकिस्तान अस्करी पार्टी के हैं। यानी एक और दिलचस्प काम हुआ है कि फैसल वावडा साहब, जो कि आपको पता है कि अगर पाकिस्तान अस्करी पार्टी को अपना कोई वज़ीर इत्तलात या सेक्रेटरी इत्तलात नामज़द करना हो तो शायद फैसल वावडा साहब किसी को आगे आने ही ना दें या उन्हें मुखबर आज़म कह लें पाकिस्तान अस्करी पार्टी का। वो बिल्कुल नुमाइंदे हैं हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के। उन्होंने कागजात नामज़दगी हासिल तो की हैं, जमा कराने की अभी तक इतला नहीं आई कि जमा कराएं हैं कि नहीं। उन्हें किसी ने कहा कि आपको शायद तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा नहीं मिल रहे, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए मसला नहीं है, मैं चाहूँ तो शाम से पहले पहले मेरे पास तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा भी हाजिर हो जाएंगे। अब ये हाजिर उन्हें कौन करेगा, आपको पता है पिंडी वाले ही करेंगे। लेकिन वो कहते हैं शायद मैं इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन आपने कागजात नामजदगी फिर हासिल क्यों किए, और अगर हासिल नहीं किए तो ये खबर गलत है, फिर इसे तरदीद करेंगे हाँ मैंने कागजात नामजदगी हासिल नहीं किए, क्योंकि पहले कागजात नामजदगी हासिल किए जाते हैं, फिल किए जाते हैं और फिर वो जमा कराए जाते हैं। एक और कैंडिडेट आए हैं KPK से, साबिक चीफ मिनिस्टर PTI के महमूद खान साहब। अब महमूद खान साहब पता नहीं किस उम्मीद पे कागजात अपने दाखिल करा रहे हैं, हालांकि उनके जीतने के वहाँ चांसेस नहीं हैं। वहाँ अगर जीत सकते हैं तो PTI के उम्मीदवार जीत सकते हैं, या एक आध सीट वहाँ मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और आफ्ताब शिरपा और ANP और जितने हैं सब मिल के अगर कर सकें तो एक आध सीट वो जीत जाएँ वहाँ, और सीट किसी के जीतने के इम्कानात नहीं हैं। लेकिन इन्होंने शायद 2 इनके MP हैं उनकी उम्मीद पे, या फिर इन्हें महमूद खान साहब को ये उम्मीद है कि वहाँ मैं कोई ख़रीदो फरोख्त कर लूँगा, कोई कारोबार वहाँ बाज़ार लगा लूँगा और लोगों को ख़रीद लूँगा, जिसके इम्कानात बहुत कम हैं। KPK में जो भी MP है बिकेगा, बात छुपी नहीं रहेगी, और फिर शायद उसके हल्के वाले लोग उसका जीना हराम कर देंगे। आगे देखते हैं जी कि PTI वाले के उम्मीदवार कौन कौन से सामने अब तक आए हैं। फैसल जावेद साहब आए हैं, ये बड़ा दिलचस्प करैक्टर है, नारे लगाते हैं, स्टेज सेक्रेटरी हैं इमरान खान के। ये एक FM रेडियो चलाते थे एबटाबाद मानसेरा के इलाके में, और इमरान खान ने बहुत, ये छोटे से थे उस वक्त, स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, तो इमरान खान ने इन्हें इंटरव्यू दिया था। उसके बाद इमरान खान को उनकी शख्सियत पसंद आ गई और इमरान खान मुतअद्दिद दफ़ा इनके रेडियो FM रेडियो पे जाके इंटरव्यू इमरान खान ने दिए, और KPK में लोगों ने उसे बहुत अच्छी तरह सुना। वहाँ से ये इमरान खान के करीब हुए। फिर इन्होंने स्टेज सेक्रेटरी के तौर पर, जब इमरान खान उस इलाके में जाते थे तो वो स्टेज सेक्रेटरी बनते थे। इमरान खान ने इन्हें पसंद किया, इमरान खान ने अपने मेन जलसों में बुला लिया, और वहाँ आके जब इन्होंने शुरू किया तो अब ये मुस्तकिल स्टेज सेक्रेटरी हैं इमरान खान के। पिछली दफ़ा भी ये सेनेट में थे, अब रिटायर हुए हैं 2 दिन पहले, अब दोबारा ये उम्मीदवार बन गए हैं। इनका उम्मीदवार बनना और गायब रहना बेशक PTI की पॉलिसी हो सकती है, प्लानिंग हो सकती है, मंसूबा हो सकता है, लेकिन अचानक आ जाना सामने और खैर आफियत से आ जाना और इनकी कोई गिरफ्तारी ना होना। अब शानदाना गुलजार, शहरियार अफरीदी, अली मोहम्मद खान, इनको तो 10-10, 12-12 दफ़ा अरेस्ट किया गया और इन्होंने कोर्ट से रिहाइयाँ ली और वापस आए, ये वो, उन पे तो उंगली लोग नहीं उठाते। लेकिन इस तरह के जो अचानक इतना अर्सा गायब रहने के बाद अचानक आ जाते हैं और उनसे कोई पूछता भी नहीं है और उन्हें कोई डर खतरा भी नहीं सामने नजर आता, तो फिर क्वेश्चन होते हैं कि क्या ये इनकी कहीं कोई डील तो नहीं होगी। क्योंकि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वालों ने पहले तो ये किया था कि जिन PTI के लोगों को पकड़ा था उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते थे फ़ौरन, ये इंप्रेशन देने के लिए कि लोग छोड़ रहे हैं, पार्टी टूट रही है। जब वो सारा इंप्रेशन ज़ायल हो गया, एक अरसे के बाद लोगों ने ये देखना ही ख़त्म कर दिया कि कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कौन छोड़ रहा है, क्या इल्ज़ाम लगा रहा है, क्या नहीं लगा रहा। लोगों ने कहा जो जाता है जाता रहे, हम तो इमरान खान के पीछे हैं। फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वालों ने अपनी प्लान नंबर 2 जो उनका था उसमें यह था कि अब बंदे पार्टी से निकलवाने नहीं है, लेकिन उन्हें अपना करके अंदर पार्टी के अंदर ही रहने देना है। इसलिए अब उंगलियां उठ रही हैं इसी प्लान के तहत। फैसल जावेद साहब कैसे छुपे रहे कामयाबी से,
ट्वीट्स भी करते रहे, बयानात भी इनके कभी कभी आते रहे कामयाबी से। अब ये उम्मीद फिर बाहर आ गए तो इन्हें किसी ने पूछा नहीं, रोका नहीं, कोई इन पे केस वेस कुछ चीज़ें सामने नहीं आई। अगर आई हैं तो वो आराम से खामोशी से ख़त्म हो गई हैं। अब ये दोबारा उम्मीदवार बन गए हैं। अल्लाह ना करे कि ये उस लिस्ट में हों जिसमें जिन्हें कॉम्प्रोमाइज़ लिस्ट कहा जाता है, क्योंकि अगर ये भी कॉम्प्रोमाइज़ लिस्ट में है तो फिर इमरान खान के पास बचा कौन है, क्योंकि ये तो बिल्कुल राइट हैंड उनके होते थे, स्टेज सेक्रेटरी, लोगों के जज्बात उभारने वाले और लोगों को उस तरह की, और बहुत अच्छी स्टेज सेक्रेटरी के तौर पर काम करते थे। अल्लाह ना करे फैसल जावेद उनमें हों, लेकिन ये उम्मीदवार दोबारा बन गए हैं। और अगर आए तो पार्टी के साथ जिस तरह मुखलिस हैं और मुखलिस रहे तो यकीनन ये एक अच्छा इजाफा दोबारा होंगे, सेनेट में अच्छी आवाज़ होंगे। मुराद शहीद के कागजात दाखिल हुए हैं, ये भी दिलचस्प केस है। अब देखते हैं वो बाहर कैसे आते हैं, और अगर वो बाहर आते हैं तो फिर ये भी एक टेस्ट केस होगा कि क्या उनके साथ सलूक वो किया जाएगा जो आराम से लोग आ जाते हैं और बासानी अपना किरदार अदा मंजर आम पर आके शुरू कर देते हैं, या उनके साथ सेनेटर एजाज चौधरी वाला काम किया जाएगा जो पंजाब से सेनेटर थे, साबका जमात इस्लामी वाले, पीटीआई के हैं, अब बड़े डट के खड़े हुए हैं और उन्हें सेनेट में आने भी नहीं दिया गया और उनकी ज़िंदगी अजीरन की हुई है, उनकी और उनके ख़ानदान की। अगर तो ये सेनेटर एजाज चौधरी वाले मुराद शहीद बनते हैं फिर तो बात समझ आती है, लेकिन अगर ये कोई और आसानी वाले मुराद शहीद हुए तो फिर ये भी उसी लिस्ट में आ जाएंगे। अल्लाह ना करे ये उस लिस्ट में जाएं। मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी का नाम आया है पीटीआई की लिस्ट में। अब ये अगर ये डिप्टी चेयरमैन सेनेट, साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी हैं, तो फिर ये सवाल बनेगा कि मिर्ज़ा मोहम्मद अफरीदी अगर डिप्टी चेयरमैन सेनेट थे और आखिरी दिनों तक इजलास चला रहे थे, तो इन्होंने तो ये RFLV 2 साबित हुए हैं। इन्होंने तो कोई खास पीटीआई को वहाँ सेनेट में ना कोई खास करारदाद पेश होने दी, ना कोई तजवीज़ किया कि करारदाद पेश करें, ना कोई सपोर्ट किया, ना कोई हेल्प किया, ना कोई बाकायदा आवाज़ उठाई। तो ये अगर सिर्फ इसी तरह जस्ट सेनेटर फॉर नो रीज़न है तो फिर ये भी क्वेश्चन मार्क है। अल्लाह ना करे ऐसा हो। इरफान सलीम साहब नए हैं, खुरम जीशान साहब नए हैं, अल्लाह करे ये बेहतर हो। अज़हर काजी मिशवानी ये एक अच्छा इजाफा होंगे, क्योंकि अज़हर काजी मिशवानी ने और इनके ख़ानदान ने बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं और इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। अब तक ये डटे हुए हैं और अब तक इनकी तरफ कोई उंगली क्या इशारा भी नहीं कर सकता अब तक, आज तक। कल की बात कल है, लेकिन अज़हर मिशवानी बहुत अच्छा इजाफा होंगे। सोशल मीडिया को और मीडिया को इन्होंने बहुत अच्छी तरह हैंडल किया हुआ था पीटीआई का। अब इन्हें बाकायदा अगर एक ओहदा भी दिया जा रहा है तो यकीनन इनके जो वो दीगर मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे और अब ये ज़्यादा फोकस होकर काम कर सकेंगे पार्टी के लिए। टेक्नोक्रेट की सीट के लिए एक आज़म सवाती और इरशाद हुसैन दो नाम आए हैं। आज़म सवाती साहब का फैसला तो अच्छा है कि उनकी कुर्बानियाँ बहुत हैं, वो जज्बाती आदमी हैं, बहादुर भी हैं, लेकिन सेनेट में एक आम तसर सेनेट का ये होता है कि ये सीनियर पार्लियामेंटेरियन होते हैं, पार्टी के सीनियर लीडर होते हैं और इनमें मामला फहमी ज़्यादा होती है। अब अगर आज़म सवाती साहब का पूरा उनका सियासी कैरियर देखा जाए, पहले जे आज़ाद, फिर JUI, फिर PTI, और PTI के दौरान स्पेशली इन पे जब इब्तला का वक्त आया, इस सारे अमल के दौरान वो एक बहादुर इंसान के तौर पर या एक जज्बाती करैक्टर के तौर पर तो सामने आए हैं, लेकिन मामला फहमी, दानिशमंदी, हिकमत, राब्ते, जोड़ तोड़, मैं राब्ते और जोड़ तोड़ उनकी बात कर रहा हूँ जो सियासी राब्ते होते हैं और सियासी जोड़ तोड़ होती है, या वाकई कोई पार्टी के लिए उस तरह कुछ काम कर सकें जिस तरह की इस वक्त पार्टी को ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त सबसे अहम मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये है कि उनके पास ऐसा कोई दानिशमंदाना टीम नहीं है कि जो कोई अच्छे फैसले करा सके उनसे, क्योंकि उनका एक के बाद एक फैसला उनका गलत साबित हो रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सारे जज्बाती करैक्टर इकट्ठे कर लिए हैं मेन फेज पे। जज्बाती करैक्टर एक इमरान खान ही काफ़ी है उनके लिए, और इमरान खान के साथ जिस तरह लोग वालेहाना तौर पर उसके पीछे खड़े हैं, यही फैक्टर बहुत ज़्यादा है। अब मजीद उन्हें जज्बात की ज़रूरत नहीं, अब उन्हें दानिश की और मामला फहमी की ज़रूरत है, जिसके मामले में शायद उन्हें अभी तक उन्हें कामयाबी नहीं हो रही। फिर एक और उम्मीदवार फाइनल हुए हैं पंजाब से, जुल्फी बुखारी और अहमद खान। जुल्फी बुखारी पे तो मैं कल तबसरा कर चुका हूँ, अहमद खान साहब पे भी मैं कर चुका हूँ। अगर किसी ने देखना है तो वो मेरा गुज़श्ता रोज़ का जो व्लॉग है वो देख लें। टेक्नोक्रेट की सीट पे डॉक्टर यास्मीन राशिद, इस पर मैंने कल बात की थी, मैं आज फिर करूँगा कि ये गलत लोग कहते हैं जी, कहना चाहिए आपको, मेरे मुंह से गलत निकल जाता है, तो ये गलत है उन्हें लाना डॉक्टर यास्मीन राशिद को। डॉक्टर यास्मीन राशिद को सेनेट में लेके जाने का मतलब ये है कि आप NA 30 पे नवाज शरीफ के खिलाफ अपना दबाव कम कर रहे हैं, क्योंकि जब आप वहाँ चले जाएंगे तो जिस कोर्ट में भी डॉक्टर यास्मीन राशिद का जाएगा केस, उन्होंने कहना है बीबी आप तो सेनेटर बन चुकी हैं, आप पहले डिसाइड कर लें कि आप किस हाउस में रहना चाहती हैं। जब आप एक हाउस में होते हैं और आप क्लेम है आपका कि आप इलेक्टेड MNA हैं, इस दौरान अगर आप किसी और दूसरे हाउस का मेंबर बनने की इंटरेस्ट शो करते हैं, फ्रॉम दैट मोमेंट आपका पहले जो आपका हाउस होता है उसका आपका स्टांस आपका कमज़ोर हो जाता है। राइट कमज़ोर होता है या नहीं होता, स्टांस कमज़ोर हो जाता है। क्या ये मियां नवाज शरीफ साहब को कोई फेवर दी जा रही है, या क्या कोई बैक एंड पे कोई मामला चल रहा है मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप 1 के साथ?
क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप 2 जो है, 2 नंबर ग्रुप शहबाज शरीफ साहब वाला, वो तो पिंडी वालों के साथ ओके हो चुका है। तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब की सहूलत कोई इधर सहूलतकारी हो रही है? यानी आने वाले दिनों पर इस पर बात करेंगे। ख़वातीन की नशिस्तों पर सनत जावेद को फाइनल किया गया, बहुत अच्छा इजाफा है, यंग है, एनर्जेटिक हैं। लेकिन फिर वही बात कि एनर्जी इतनी ज़्यादा आपको ज़रूरत है क्या कि आप एनर्जी, उनकी कुर्बानियों का उन्हें सिला ज़रूर देना चाहिए। लेकिन बात वही कि ये सारे शेर अफजल मरवती एक काफ़ी हैं, वो जब बोलते हैं पार्टी के लिए कोई मसला ही खड़ा कर देते हैं। जज्बात की ज़रूरत है बिल्कुल पार्टी को आपको, लेकिन जज्बात के साथ साथ आपको दानिश की भी ज़रूरत है। अल्लाह करे कोई दानिश प्रवेल करे इनकी पार्टी में और चीज़ें कोई बेहतर हों इनकी, लेकिन आसार कम नज़र आते हैं। पोलियो की मुहिम शुरू होने वाली है जी। फेडरल गवर्नमेंट ने 3 सूबों में इसकी शुरू की है, जिसका नाम है पॉजिटिव सीवरेज सैंपल्स, जो इन्होंने लिए थे कि मुख्तलिफ शहरों में सीवरेज के सैंपल्स लिए गए थे जो पॉजिटिव आए थे और वहाँ खदशा है कि वहाँ मसाइल होंगे इसी तरह के, तो वहाँ पोलियो मुहिम शुरू की गई है। 3 सूबों में की गई है, चौथे सूबे केपी को इग्नोर कर दिया गया है। क्यों इग्नोर किया गया है इसका जवाब तो हमारे पोलियो मुहिम के जो इंचार्ज हैं वही देंगे, या वजीर सेहत हैं जो फेडरल में जो इंचार्ज जिनके अंडर आती है ये पोलियो मुहिम, वो बताएंगे। लेकिन 26 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें 82 लाख बच्चों को ये पोलियो कतरे फैलाए जाएंगे। बलूचिस्तान के 11 डिस्ट्रिक्ट हैं, सिंध के 8 हैं और पंजाब के 7 हैं, लेकिन केपी को इग्नोर कर दिया गया है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और फिर मखसूस नशिस्तों के मामले में जो केस कमजोर कर रहे हैं वो पीटीआई वाले खुद अपना कर रहे हैं, क्योंकि वो ये बात नहीं कर रहे कि पेशावर हाई कोर्ट ने हमारे साथ क्या ज्यादती की और हम अपना सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या केस लड़ेंगे। वो इस लड़ाई में उलझ गए हैं या उन्हें उलझा दिया गया है और वो बेवकूफ़ाना तरीके से उसमें उलझते चले जा रहे हैं कि रऊफ हसन ने ये किया, बैरिस्टर अली जफर ने ये किया, शेर अफजल मरवत ने ये किया, असद कैसर ने ये किया, हामिद रजा ने ये कहा, फलां ने ये कहा। ये आपके मामलात हैं, या पार्टी के अंदर अपने ड्राइंग रूम में अपने बंद कमरों में तो आप इस तरह की बहस अपनी छेड़ें और एक दूसरे से पूछें, लेकिन पब्लिक में जब आप करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि बेसिकली आप इनडायरेक्टली पेशावर हाई कोर्ट के केस को अथेंटिकेट कर रहे हैं। आप मान रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट ने आपके साथ कोई ज्यादती नहीं की, पेशावर हाई कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला नहीं दिया, बल्कि ये आपकी अपनी गलती थी, आपने गलत किया था इसलिए आपको सही फैसला मिला है। अगर ये मौक़िफ़ आपका होगा तो कल सुप्रीम कोर्ट में आप जाके क्या करेंगे? हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ठीक है टेक्निकल बुनियादों पे केस लड़ा जाएगा और वहाँ भी इसके बावजूद, इस सारी बहस के बावजूद, अगर वहाँ आपके वकला अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे आपका केस तो आप जीत सकते हैं। लेकिन एक जनरल परसेप्शन होता है, जनरल परसेप्शन आप अपने इस केस का क्यों ख़राब कर रहे हैं? और जहाँ तक जनरल परसेप्शन की बात है तो मैं कहता हूँ कि आजकल पाकिस्तान में जनरल परसेप्शन नहीं होता, परसेप्शन वही होता है जो जनरल साहब का परसेप्शन होता है। एनीहाउ, एक और शानदाना गुलजार ने एक ट्वीट की थी और जो ट्वीट बाद में हटा दी गई, पता नहीं क्यों हटाई, किसने हटवाई, कैसे हटवाई, ये तो शानदाना गुलजार ही बता सकती हैं। उन्होंने ट्वीट की थी कि वजीराबाद हमले से एक रात पहले कुछ लोगों को इशारा कर दिया गया था कि कल आपने कंटेनर पे नहीं जाना, कुछ भी हो सकता है, और वो लोग दूसरे दिन वहां कंटेनर पे नजर नहीं आए थे। उससे पहले वो रोजाना की बुनियाद पे कंटेनर पर मौजूद होते थे। अब वो कौन थे, कैसे हटा दिया गया, क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो ये एक नया पीटीआई के अंदर बहस शुरू हो जाएगी कि कौन इशारे लेता है, कौन इशारे नहीं लेता, किसको इशारे दिए जाते हैं, किसको इशारे नहीं दिए जाते। तो ये अब रिपोर्टर्स यकीनन आने वाले दिनों में इस पर तहकीक करेंगे और वो नाम सामने लाएंगे कि कौन लोग थे जिनको इशारा किया गया, क्योंकि शानदाना गुलजार बोली हैं तो किसी वजह से बोली हैं, वैसे नहीं बोलती। अब टाइम नहीं बचा इस व्लॉग में, मैं इसके बाद एक और व्लॉग करता हूँ जिसमें IMF पे बात करेंगे कि IMF से क्या क्या मामलात इस हुकूमत के तय अब तक हो चुके हैं और शायद कल आखिरी दिन है, उसके बाद फाइनल चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे शहबाज राना साहब, इरशाद अंसारी साहब और इस तरह के रिपोर्टर्स और बाकी जितने अच्छे रिपोर्टर जो इकॉनमी पर काम करने वाले हैं वो सामने लेके आए हैं, उन पर बात करेंगे और आपके लिए वार्निंग भी है उसमें कि आप तैयार हो जाएँ। इजाज़त चाहूँगा, बहुत जल्द दूसरे व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। खुदा हाफिज़।